हेलो एवरीवन। ये एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके रीजनिंग के, मैथ्स के और आपका है जनरल स्टडीज़ की। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके सामने जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं वो टिक कर दूँगी, तो आपको जैसे भी समय मिले आप साथ साथ उसको सही करके देख लेना। तो यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं वो मैं टिक कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें हमें जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो डी है। मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले सिर्फ मैं टिक करूँगी और जो एसएसटी वाले हैं वो पढ़ के बताऊँगी भी, और जहाँ समझाने लायक लगेगा मुझे तो वहाँ मैं समझाऊँगी भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का आंसर है हमारा बी 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर है हमारा सी 16 2/3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है ई इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 5 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और प्लीज़ इनको ऐसे छोड़ना मत कि नहीं करने हैं, इनको आराम से सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, और डेफिनेटली ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए क्योंकि मैथ्स भी आपके पेपर में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 का ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 का आंसर भी हमारा क्या है, ए। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो 9 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का है सी इज़ करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अभी इसमें जीएस के भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का जो ऑप्शन आपका डी इज़ करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, 12 का आपका बी इज़ करेक्ट। एंड जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का भी हमारा बी वाला सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का ए आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 16 है, 16 में हमारा ई ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अब हमारा आई थिंक ये जीएस वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि विद्युत विभव को विद्युत प्रभाव, ठीक है, विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम विद्युत के प्रभाव को मापते हैं तो हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश मात्रा। क्या है, सदिश मात्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो खड़े होने की स्थिति में वो सबसे ज़्यादा भार को धकेल सकता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। ये आई थिंक इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सुबह वीडियोस अपलोड की थी 1 लाइनर वाली, उसमें भी आए हुए हैं, तो मतलब रिवीजन ही टाइप हो रहा है आपका ये। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। तो आपको ये बताना है, तो बैंगनी, बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह की जो सिचुएशन है वो क्या होगी, तो वो गिरेगी। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। इन्होंने अधिक पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रक्त प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट है इसको पॉज करके भाई इंग्लिश में भी पढ़ लेना, ठीक है। और मैं हिंदी की कैंडिडेट हूँ तो मैं ज़्यादातर हिंदी को ही प्रेफरेंस देती हूँ, हिंदी में ही समझाने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो इसकी नाभिक दूरी आपको बतानी है। तो 23 का आंसर है यहाँ पे सी 2 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें बनता है हमारा विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम आनुवांशिकता कहते हैं, और ये आपका CDP में भी आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात हमारी है कि एमीमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टीमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने मैच करते हुए मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है किसी जो क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दिया गया है, तो वो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वैसे भी हम कितना कुछ कर ले, बट जो ऑफिशियल आंसर की है मानी तो वही फाइनल जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। एक आध क्वेश्चन में ऐसा होता है, वैसे सारे ऐसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्ट करने वाली चीज़ है, बट फिर भी कहीं कुछ हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है 28, बाढ़ को रोकने के लिए, ये सुबह भी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण की, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। ठीक है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सुबह हो चुके हैं, और सच में जिन्होंने सुबह वाली वीडियो देखी है तो उनकी तो ये रिवीजन टाइप चल रही है, और उनको तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 30, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इन्होंने बोला है, इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें बोला है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कोई एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, और ये मैंने सुबह करवाया था, सुबह की वीडियो में बात हुई थी। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के प्राचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 33, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? इसका जो आंसर है वो है पद्मश्री बिमल पटेल। ठीक है, जो अभी नया संसद भवन बना है हमारा, उसके जो प्रभारी वास्तुकार है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पद्मश्री बिमल पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, जब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं, तो भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का जो प्रभावी प्रतिशत था तो वो क्या था? तो 10 से 15% इसका आंसर है, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। आई नो आप थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर कहाँ से आ गया, तो एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर का भी पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बीच में आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, नॉलेज के हिसाब से भी ठीक है, एक आधा अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो अगर आप किसी स्पेसिफिकली स्टेट का दे रहे हैं ना, मतलब लाइक उत्तराखंड और वर्धा का, तो वो स्टेट का पूछा ही जाएगा। तो मे भी कोई करंट का क्वेश्चन आपके किसी जहाँ से आप बीएड करने वाले हैं वहाँ की स्टेट से रिलेटेड हो, तो वो तो हेल्पफुल रहेगा ही, और वैसे भी एक आधा क्वेश्चन करंट का पूछ ही लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता। तो सबको पता ही होगा इसका आंसर क्या है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो ये केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में।
उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो आपको इनमें से बताना है। यहाँ पर आपको 3 नाम दिए गए हैं, डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक और इरविन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे, ठीक है, कि उनके जीवन पर पहले ज्ञात कि उनके जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उसका जो प्रयास पहले जो किया गया था वो इसके पीछे कौन था, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, इरविन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 3 ऑप्शन है, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन तीनों में से एक से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है यहाँ पे। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो इसका ऑप्शन है हमारा ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और क्यों किया होगा ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 42, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FMPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए, पापुआ न्यू गिनी में। रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है। तो ये न्यूयॉर्क, और बहुत ये करंट में रहा भी था। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए? तो 44 का आंसर है हमारा बी, USA ने ऐसी पहल की है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये आपको बताना है। और अभी ट्विटर का नेम भी चेंज हो गया है, पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो इसका पराग अग्रवाल पहले थे, उनको हटा दिया गया था जब एलन मस्क के पास ये आया। तो लिंडा याकारिनो इसका आंसर है। तो अभी जो ट्विटर की नई CEO है तो वो लिंडा याकारिनो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है हमारा बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। तो साक्षरता दर पूछी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वो किस लिए जानी जाती हैं? तो वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में वो जानी जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका आंसर है कदम्ब पेड़ की। किसकी? कदम्ब पेड़ की। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 2 या तीनों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं।
भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला कथन इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। थर्ड है हमारा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लग ही रहा है कि मतलब एक से अधिक आंसर, एक से अधिक ही आंसर है यहाँ पे। तो आप लोग इतना मेहनत खुद कीजिए, इसको खुद से फाइंड आउट कीजिए। मैं यहाँ सारे आंसर्स नहीं बता रही हूँ, मतलब प्रॉपर एक तरीके से जो जो ऑप्शन ऐसे वाले आ रहे हैं ना कि उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप उसको खुद से फाइंड आउट कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे हर ऑप्शन को ऐसे वो बताने लगी ना, अगर उसको मतलब समझाने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और अभी आई थिंक आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 हो गया ना, ये 51 था, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर है हमारा बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन बड़े ख़तरनाक होते हैं जब तक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें वैसे आपके पेपर में आने के चांसेस कम हैं, बट प्रैक्टिस के लिए बता रहे हो, इन फ्यूचर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पूरी बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज होगी उस कंटेंट के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तभी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? और मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सबको पता होगा और मन में सोच भी लिया होगा आपने, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका शुक्र ग्रह को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेज़न नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो क्या है वो? वेनेजुएला इसका एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 54 का, सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो शोभमंडल, 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 तो वो तो पहले नंबर पे ही आता है, तो वो सबको पता ही होगा। उसके बाद हमारा है समताप मंडल आता है, उसके बाद हमारा, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो पहले हमारा शोभमंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है जिसमें हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, और फिर हमारा आता है इसमें मध्य मंडल, फिर तापमंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो सही युग्म यही है कि चीना, बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है यहाँ पे, यदि ग्रीनविच से में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? और ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें भी आया हुआ था, और मुझे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैं आपको आंसर बता देती हूँ। और मुझे तो सच में ज्योग्राफी में तो मतलब ठीक है, मतलब कर देते हैं, बस मतलब इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ आते मुझे, मैं मतलब समझने की कोशिश भी करूँ तो भूल जाती हूँ। तो सीटेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका है हमारा 57 का जो आंसर है वो है ए, दोपहर के 2 बजे। क्वेश्चन नंबर 58 है, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम इसका आंसर है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है कि जो मल्चिंग है उसका मतलब क्या है? तो फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकते हैं, तो वो मल्चिंग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट कर लेना कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की,
और मैं यहाँ आपको बता दूँ हमारे टोटल क्वेश्चंस हैं 120 और अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस भी स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में और टोटल क्वेश्चंस हमारे 120 हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि श्रम मंत्री कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीएंट एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 62 का आंसर है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था फरवरी, मई, नवंबर, कब पारित हुआ था? ठीक है, खुद फाइंड आउट करना है आपको ये। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 3 ऑप्शन है, वो बाकी 2 वाले भी दिए हुए हैं ऑप्शन आपको, तो इन तीनों को आराम से पढ़िए। करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, 63 में आपको सही बताना है। तो 63 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। बिहार को किस जनजाति ने कांग्रेस के बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उरांव जनजाति ने। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब भाई नई वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो भाई ये किताबें हैं और देखना है आपको कौन सी किताब किसने लिखी है, तो आप खुद ही फाइंड आउट करोगे। एक बार गूगल जाओ, फटाफट से इसको निकालो और देखो। ठीक है, थोड़ी सी दिमागी कसरत भी होगी और आपको चीज़ें याद भी होंगी। ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं छोड़ ही रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर इन्होंने ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है हमारा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सी इसका 68 का आंसर है हमारा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये आपको बताना है। तो 69 का हमारा जो आंसर है वो है ए, अरुणा आसफ अली। तो वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली, और दिल्ली की ये प्रथम मेयर भी थी। ठीक है, तो पहली अगर मेयर की बात पूछी जाए कभी आपसे कि दिल्ली की प्रथम मेयर कौन थी, तो ये अपनी अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, उसके बाद हमारा है, और हाँ इनके बारे में जैसे मैंने थोड़ी सी इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, तो इनका मतलब इन्होंने अपने फादर के खिलाफ़ जाके लव मैरिज की थी और मतलब बाद में इनके आई थिंक हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने आंदोलन वगैरह में भाग लेना शुरू किया और इस तरीके से ये पहुँचते फिर ये दिल्ली की प्रथम मेयर चुनी गई थी। तो इतना मुझे थोड़ा सा ऐसा मोटा मोटा याद है इनके बारे में। ओके, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 70, एक सेकेंड, 69 हो गया, 70। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो पूना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो 71 का आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब ये अधिक वाले ना, अब ये थोड़ी सी मेहनत आप लोग कर लो। 72 क्वेश्चन नंबर है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये स्टेटमेंट किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है हमारा ए, ह्यूज रोज ने ये स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 का सूची
2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नारों के नाम संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। तो भाई ये नारे आपको बताने हैं किसने कौन सा नारा दिया था, ठीक है। तो 73 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर है हमारा बी करेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो गरीबी हटाओ किसने दिया था, इंदिरा कांग्रेस ने, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, ये बी का 3, ठीक है। एक सेकेंड, 73 का है हमारा बी का 3। तो हमारा लोकतंत्र बचाओ किसने दिया था, जनता दल ने। और उसके बाद हमारा है सी का 1, जोतने वाले को भूमि वाम मार्च मोर्चा, और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराज, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये स्टेटमेंट या नारे दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो मुझे कुछ डाउट हो ही रहा था, ये भी वही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 77 है, मांटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान की बात हो रही है। तो हमारा यहाँ पे जो 78 है, इसका आंसर हमारा डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और फिर फाइंड आउट करो कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रक्षिति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है। ये एक अनुसंधान और विश्लेषण विंग का क्या है, आदर्श वाक्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है सी, बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में, जो 1929 में महामंदी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का है यहाँ पर डी। तो डी बोला मैंने, तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है इधर। क्वेश्चन नंबर 82 का है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्णित हुई थी। तो बी ऑप्शन है इसका 1992 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। तो 83 का हमारा आंसर है ए, 32%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे हम लोग पहुंच गए हैं और जल्दी ही आपके अभी रीजनिंग के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष, वो कब उसमें वो कौन से वर्ष में लागू किए गए थे या आए थे, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर हमारा है 84 का। तो 84 का हमारा ए आंसर सही है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ए का 2 है, विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, 1954 में, ठीक है। और उसके बाद हमारा बी का है हमारा 4, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में।
और हमारा सी का है 1, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1986 में। ठीक है, तो 84 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। और अभी रिसेंटली लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो चेंज की गई है, तो वो कितनी थी और कितनी की गई है ये मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान के निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको थोड़ा फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन है हमारा ए, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो 87 का आंसर है हमारा यू नो कौन सा होगा बताओ? डी। ठीक है, तो आपकी ही मेहनत लगनी है, थोड़ा सा सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा था? एन.वी. रमना ने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इन्होंने नहीं पूछा है, तो फास्फोरक चक्र बाकी है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरक चक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो 90 का ऑप्शन हमारा है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 91, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पराबैंगनी विकिरण। 92, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है जैविक आवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता है वो सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। मैथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 94 का आंसर है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव डैश होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है हमारा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा जो 98 है इसका आंसर है हमारा ए, पादप, हिरण और शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। क्या है ऐसा जो प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो 99 का आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं डैश में शामिल है? तो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत है वो शामिल है? तो 100 का ऑप्शन है डी, एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? आहार जाल कहा जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में
परिवर्तित कर देते हैं। तो 102 का आंसर है हमारा सी, 1% इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? और ये क्वेश्चन आता होगा सबको, है ना। तो किसके नेतृत्व में, चित्र 3 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसका जो आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा है, जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने इसको पढ़ा है। बट जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें अमृता देवी बिश्नोई आंसर दिया है, बट राइट आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है, बट ऑफिशियल आंसर की में ए दिया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है गलत है। क्वेश्चन नंबर 104 है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो ए इज स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, फटाफट से मैं टिक कर देती हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है। 105 का आंसर है हमारा 105 का आंसर है हमारा ए। ओके, 106 का आंसर है हमारा बी। इन्हें सॉल्व ज़रूर करके देख लेना प्लीज़। उसके बाद हमारा है 107 का आंसर है हमारा, इनको पॉज करके पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए, सी। 108 का आंसर है हमारा बी। उसके बाद हमारा है 106 स्टार्ट होगा, सॉरी 109। परिमित अनुक्रम में ये पूछा हुआ है, तो अगली संख्या क्या होगी? ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। एक सेकेंड। तो 109 का हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका? ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित श्रेणी में डैश जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे इजीली। तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, 111। ठीक है। तो इसका ये भी बहुत इजी होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा बी इज़ करेक्ट। सॉल्व करके देखिएगा, फाइंड आउट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा है 112 क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारा 112 का आंसर है बी, यानी कि 20 इसका आंसर आ रहा है। और 113 सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो हमें उपयुक्त कथन देखना है, आपको ये पढ़ने हैं और बताना है फिर। तो 113 का हमारा वही जो आप सोच रहे हो, डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 का आंसर है हमारा सी। ठीक है, 40 पाई। उसके बाद 116 है, 16 में आपको बताना है, भिन्न शब्द चुनना है आपको जो अलग है। तो 116 का आंसर है हमारा ए, पुस्तक अलग हो जाएगी। 117 का हमारा है, अरे ये तो बहुत इजी लगता है मुझे। ठीक है। तो 117 का हमारा है बी करेक्ट ऑप्शन। रीजनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है और रीजनिंग मेरी अच्छी खासी है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, अच्छी खासी है। 20 में से 15-16 नंबर लाने लायक रीजनिंग है मेरी, बट मैं समझा नहीं पाती हूँ चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी मेरी कमी है। रीजनिंग का नहीं सब, मैथ में तो मैंने एक्सेप्ट किया है कि मेरा हार्ट टाइट है मैथ में, बट रीजनिंग है ठीक ठाक, बट वही है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, समझा नहीं पाऊँगी। बट आप लोग कर लोगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोग देख के सीख सकते हो, वैसे आती ही होगी आपको, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। तो 118 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए इज़ करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? ए। 119 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और फाइनली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 120, और इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो फाइनली हमारे 120 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और 11:27 हो गए हैं, और सुबह से 5 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने, सुबह स्कूल जाना है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके लिए कोई मेहनत करता है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।